अब धारा 172 इसमें ये है कि अगर कोई भी उपनिधान का उद्देश्य प्रतिभूति के रूप में उस वस्तु को रखना होता है तो वो गिरवी कहलाता है। तो धारा 172 में इसकी परिभाषा दी हुई है कि किसी भी ऋण के संदाय के लिए, किसी वचन के पालन की प्रतिभूति के लिए अगर किसी माल को उपनिधान किया जाता है तो उसको गिरवी कहा जाता है। और ऐसी दिशा में उपनिधाता क्या हो जाता है, पड़ियमकार कहलाता है और उपनीति पड़ियमदार कहलाता है। तो धारा 173 बताती है कि पड़ियमदार जो माल है उसको कब तक अपने पास रख सकता है, जब तक कि पड़ियमकार अपनी जो ऋण है उसका संदाय न कर दे, उसके वचन का पालन न कर दे और उसके साथ ही उस पे जो भी ब्याज और उस ऋण का ब्याज और उस माल को कब्जे में रखने के और उसकी रक्षा करने के जो भी खर्चे हैं उसको जब तक ना चुका दे तब तक पड़ियमदार उस माल को अपने पास रख सकता है। तो धारा 174 में बताया हुआ है कि पड़ियमदार जो है उसी ऋण और उसी वचन के पालन के लिए उस माल को रख सकता है जिसके लिए संविदा की गई थी। उससे भिन्न कोई भी ऋण या वचन है उसके पालन के लिए उस माल को वो नहीं रख सकता है। लेकिन आप दूसरी को ऐसी संविदा कर लो तब बात कुछ और हो सकती है। लेकिन फिर भी एक और एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है कि किसी बात के अभाव में मान लो कि अगर कोई संविदा किसी ने गिरवी की संविदा की, उधार लिया और उसके बाद में एक और उधार ले लिया, तो अब यहाँ पे ना एक प्रिजम्पशन अराइज़ हो जाएगी, एक धारणा करी जाएगी न्यायालय द्वारा कि वो जो अगला उधार दिया है उसके लिए भी उस माल को गिरवी रखा गया है। तो यहाँ से ये क्या कन्फ्यूजन निकला है कि जनरल रूल क्या है कि कोई भी अगर आपने संविदा नहीं कर रखी है तब ये माना जाएगा कि जो भी वचन है और ऋण है उसके भुगतान के लिए ही माल को आपको रखना है अपने पास। लेकिन आपने अगर कोई संविदा कर दी है तो उस संविदा के अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई संविदा नहीं भी की है और एक उधार लेके गिरवी आपने रखा और उसके बाद में एक और उधार ले लिया तो ये धारणा की जा सकेगी कि आपने वो वस्तु अगले उधार के लिए भी गिरवी रखी है। धारा 175 में ये बताया हुआ है कि अगर मान लो कि पड़ियमदार है जो जिसके पास हमने माल अपना उधार गिरवी रखा है, उसने कोई भी गैर मामूली व्यय उस माल की रक्षा करने के लिए किए हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा उसको। कौन करेगा? पड़ियमदार को। या एक एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि किसी ने आपको अपना फर्नीचर गिरवी रखा और उस फर्नीचर में दीमक वगैरह लगी हुई थी, जिस जो दीमक आपकी दुकान में उसने रखा तो आपकी लकड़ी के सामानों में भी दीमक लग गई उस सामान के साथ रखने में। तो अगर ये आपको एक गैर मामूली व्यय हो गया तो इसका भुगतान भी पड़ियमकार को करना पड़ेगा। अब मान लो कि पड़ियमकार ने अपना माल गिरवी रख दिया और उस वो ऋण जो उसका चुकाना था या फिर जो वचन उसको पालन करना था उसको पूरा करने में वो व्यतिक्रम करे, तो ये पड़ियमदार का क्या अधिकार है? उसका एक अधिकार तो ये है कि वो वाद ला दे और एक संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उसके पास वो माल पड़ा रहेगा। वो बाद से आपका जब आप उसको पैसा भुगतान कर दोगे, वचन का पालन कर दोगे तब आपको वो माल वापस लौटा दे। या वो क्या कर सकता है, उस गिरवी रखी हुई चीज़ को बेच दे और बेचने से पहले उसको युक्तियुक्त सूचना पड़ियमकार को देनी होगी कि आप अगर वचन पूरा नहीं कर रहे हो या ऋण का भुगतान नहीं कर रहे हो तो मैं इस चीज़ को बेचने जा रहा हूँ। अब मान लो कि आपने वो चीज़ बेच दी लेकिन फिर भी बेचने से वो जो रकम आपकी थी वो उसका पूरा भुगतान नहीं हो पाया, तो आप उस पड़ियमकार को बाकी के बचे रकम के लिए दायी ठहरा सकते हो। और मान लो कि आपकी जो चीज़ बिकी उसकी रेट ज़्यादा थी और आपका रकम जो थी वो कम थी, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसका पैसा उसको वापस लौटाना पड़ेगा आपको पड़ियमकार को। धारा 177 ये बताती है कि मान लो आपने पड़ियमदार जो है उस आपने उस ऋण का भुगतान नहीं किया और वचन का पालन नहीं किया और वो किसी निश्चित समय को आपको उस काम को करना था, लेकिन आपने नहीं किया, व्यतिक्रम कर दिया, तो अब पड़ियमदार क्या कर रहा है, उस चीज़ को बेचने जा रहा है। तो पड़ियमकार का क्या अधिकार है कि वो जब तक वो माल विक्रय नहीं हो जाता उससे पहले-पहले कभी भी मोचन कर सकता है, मतलब कि या तो उस ऋण का भुगतान कर दिया, वो अपने वचन को पूरा कर दे, तो वो उस विक्रय को रुकवा सकता है और माल को वापस ले सकता है। लेकिन आपका समय पर उस काम को ना करने से, व्यतिक्रम करने से जो भी नुकसान हुआ है वो भी आपको भुगतान करना पड़ेगा उसके साथ में। तो ये है पड़ियमकार का मोचन का अधिकार। अब धारा 178 बताती है कि आपका कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता है, मतलब कि आपका कोई बिज़नेस करने वाला बिज़नेस आपके काम धंधे में जो कोई भी आपने एजेंट नियुक्त कर रखा है और उसके पास कोई भी आपकी संपत्ति स्वामी की सम्मति से उसके पास आपका कोई भी माल पड़ा है, फिर उस माल के हक के दस्तावेज उसके कब्जे में है, तो वो वाणिज्यिक अभिकर्ता क्या कर सकता है कि कारोबार के मामूली अनुक्रम में, मतलब किसी बिज़नेस के किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई कार्य पड़ता है उसको और वो उस माल को गिरवी रख देता है तो वो जो उसने गिरवी रखा ना वो विधिमान नहीं होगा। ऐसे ही जैसे कि स्वामी ने उस चीज़ को गिरवी रखा हो और ये माना जाएगा कि स्वामी ने उसको अभिव्यक्त रूप से गिरवी रखने के लिए प्राधिकृत किया हुआ था। लेकिन ये तभी होगा जबकि पड़ियमदार जो है वो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो और उसको सूचना ना हो कि उसको जो माल और उसका हक मिले के उसको गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि वाणिज्यिक अभिकर्ता और हक के दस्तावेज का जो डेफिनेशन है आप कहाँ से ढूँढोगे, माल विक्रय अधिनियम 1930 में जो भी डेफिनेशन दी हुई है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। फिर धारा 178 का ये जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1930 के द्वारा आई गई ऐड की गई थी और इसके साथ ही ये जो धारा 178 है इसमें भी वाणिज्यिक अभिकर्ता को जो डिफाइन किया गया था इसी अमेंडमेंट से डिफाइन किया गया था। तो इस अमेंडमेंट में से क्या हुआ था, एक तो जो पुराना वाला 178 था उसको सब्स्टिट्यूट करके नया धारा 178 लाई गई और ये एक धारा 178 क भी जोड़ा गया। अब ये 178 क क्या बोलता है कि कोई भी माल जो है पड़ियमकार के पास कैसे आया, धारा 19 या 19 क के अधीन शून्य करने की संविदा के अधीन उसने प्राप्त किया था, उसने उस माल को गिरवी कर दिया, तो वो जो गिरवी है तब तक विधिमान नहीं रहेगी। मतलब कि जब गिरवी रखा गया तब तक अगर पिछले व्यक्ति ने जिसके विकल्प पर संविदा पिछली शून्य करनी थी उसने शून्य नहीं किया है अगर उस संविदा को और ये गिरवी की संविदा उस टाइम बनती है, तो पड़ियमदार को जो है उस माल पर अच्छा हक अर्जित होगा अगर उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया है और उसके हक की त्रुटि की सूचना उसको अगर नहीं थी तो। अब मान लो कि पड़ियमकार जो है वो सीमित हित रखता है किसी माल में और अगर वो गिरवी रख दे तो वो गिरवी कहाँ तक विद्यमान नहीं होगी, जहाँ तक उसका उस माल में हित है उस विस्तार तक वो गिरवी विद्यमान नहीं होगी। अब मान लो किसी ने अपने फैमिली का गोल्ड गिरवी रख दिया, उसमें सब फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा है लेकिन अब उसका हिस्सा जहाँ तक है वहीं तक उसका गिरवी विद्यमान नहीं होगा। अब मान लो आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस माल को या तो आपसे छीन दे उपनीति से या फिर उस माल को क्षतिकारित करे, तो अब उपनीति का क्या अधिकार है कि वो सारे उपचार कर सकता है जो कि उसका स्वामी उस वस्तु को बचाने के लिए कर सकता था। और अगर उस वस्तु के लिए वाद लाना हो तो उपनिधाता और उपनीति दोनों उस वस्तु की क्षति के लिए पर व्यक्ति पर वाद ला सकते हैं। वाद लाके उस वस्तु को या तो वंचित किया है तो उससे वापस प्राप्त कर लेंगे, उसकी अगर उस पर क्षति हुई है तो क्षति का भुगतान प्राप्त कर लेंगे दोनों। अब मान लो कि अगर ये दोनों उस पर व्यक्ति पर वाद लाते हैं, कोई अनुतोष या प्रतिकर प्राप्त होता है, तो उसका जो विभाजन दोनों में कैसे होगा, उनके बीच में जो भी संबंध है उस हिसाब से
उसका भुगतान हो जाएगा। मतलब मान लो कि बाद में जिसने ज़्यादा खर्चा किया हो या तो जिसका हित जिस एक्सटेंट तक उस वस्तु में था, उस अनुपात में वो प्रतिकर और ऋणदोष बढ़ जाएगा। इसको ऐसे मान लो कि आपने कोई अपनी वस्तु किसी उपनीति को दी और उसको उस उपनिधान से 100 रुपये का फ़ायदा होता और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस वस्तु को छीन लिया या कोई नुकसान कर दिया, तो अब उस उपनीति ने ही वाद दायर किया और उससे प्रतिकर प्राप्त किया और प्रतिकर से मान लो 500 रुपये प्राप्त हुए, तो वो जो उपनीति है वो कितना भुगतान प्राप्त करेगा? एक तो 100 रुपये, क्योंकि उस वस्तु को उसके पास आता है, 100 रुपये का उसको फ़ायदा होता और वो वाद आने का जो भी खर्चा उसका होगा उसको इस 500 रुपये में से निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा वो उपनिदाता को मिल जाएगा। अब है चैप्टर 10 अभिकरण, अभिकर्ता की नियुक्ति और प्राधिकार। अब 182 क्या बताती है कि अभिकर्ता और मालिक होते कौन है? तो अभिकर्ता वो व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहार करने में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। मतलब एक तो आप किसी काम को करने के लिए अपने एजेंट को नियुक्त कर सकते हो या फिर दूसरे व्यक्तियों से आप आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको नियुक्त कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी को एजेंट नियुक्त कर रखा है अपने माल को बेचने खरीदने के लिए, ये तो किसी काम को करने के लिए कर रखा है। और अगर आपने कोई एडवोकेट नियुक्त कर रखा है अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है कोर्ट से आपके व्यवहारों में। अब एक एजेंट जिसके लिए काम करता है या जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो कौन कहलाता है? मालिक कहलाता है। धारा 183 बताती है कि अभिकर्ता नियुक्त कौन कर सकता है? तो अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए आपको प्राप्तव्य होना चाहिए और आप स्वस्थ चित्त के होने चाहिए, तब आप किसी एजेंट को नियुक्त कर सकते हो। अब 184 बताती है कि एजेंट हो कौन सकता है, मतलब एजेंट का भी स्वस्थ चित्त या फिर प्राप्तव्य होना जरूरी है क्या? तो इसमें क्या कहते हैं, मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का जो संबंध है उसको देखा जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। उसका प्राप्तव्य या स्वस्थ चित्त होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उनका संबंध ऐसा है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो तो चाहिए। जैसे कि अगर आप कोर्ट में आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त करते हो तो वो भी आपका एजेंट है, लेकिन उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन चाहिए एडवोकेसी की। वहाँ आप किसी बच्चे को नियुक्त नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस से कोई चीज़ मंगवानी है और उसके लिए आप किसी बच्चे को कह देते हो कि जाके वहाँ से वो चीज़ खरीद ला, तो ऐसे छोटे मोटे काम आपके बीच का संबंध देखा जाएगा। पर व्यक्ति के और आपके बीच का संबंध देख के कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। लेकिन आपने अगर किसी प्राप्तव्य अप्राप्तव्य या फिर स्वस्थ चित्त के व्यक्ति को जो नहीं है उसको अगर आपने अभिकर्ता नियुक्त कर दिया है, तो वो जो है ना इस चैप्टर में जो भी उसके उत्तरदायित्व बताए हुए हैं ना उसका पालन वो नहीं करेगा। वो उसके कृत्यों के लिए कोई भी मालिक उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि उसने अपनी रिस्क पे उसको अपॉइंट किया है। अब धारा 185 को धारा 25 के साथ पढ़ा जा सकता है, जहाँ पे बताया हुआ है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल जरूरी होता है, लेकिन अभिकरण का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। अब धारा 186 बताती है कि अभिकर्ता जो होता है उसको जो आप अधिकार दे रहे हो अपने ओर से रिप्रेजेंट होने का, उसको अभिव्यक्त रूप से भी दे सकते हो या फिर विवक्षित रूप से भी दे सकते हो। और धारा 187 में बताया हुआ है कि अभिव्यक्त विवक्षित की क्या परिभाषा क्या है। तो प्राधिकार अभिव्यक्त रूप से दिया हुआ तब कहा जाएगा जब वो आपने मौखिक या लिखित रूप से दिया है, और विवक्षित कब कहलाएगा? जब आपको मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाना पड़ रहा है और परिस्थितियों को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी का एजेंट है, तो उसको हम कहेंगे कि वो विवक्षित रूप से प्राधिकृत है। और ये परिस्थितियाँ देखने के लिए आप क्या-क्या देख सकते हो? उसका किसी पक्षकार की मौखिक या लिखित बातें, व्यवहार का मामूली अनुक्रम, उसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि परिस्थिति ऐसी है कि किसी का मालिक और एजेंट का संबंध बन रहा है या फिर नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि आपका दोस्त आपके पास बैठा है और वो कह रहा है कि यार मुझे ये फ़ोन बेचना है, और उसने बस आपको ही बताया है कि मेरे को ये फ़ोन बेचना है, कोई एजेंट नहीं नियुक्त किया उसने। लेकिन आप दोनों बैठे हो और कोई तीसरा व्यक्ति आपके सामने आया जिसको आपका दोस्त जानता है, तो वो आपका दोस्त उसको कह रहा है कि देखिए फ़ोन है, इसको बेचना है हमें, तो खरीदेगा क्या? और अब आपका दोस्त जो आपके पास बैठा है उसने आपको अपॉइंट नहीं किया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, और आपने उससे पूछा, उसने कहा हमको खरीदना है, उसको आपने फ़ोन दिया और प्राइस खुद ही डिसाइड करके खुद ही सब कुछ फ़ोन बेच भी दिया उसका, और आपका दोस्त आपके सामने बैठा हो आपको कुछ नहीं कह रहा है। तो ये क्या परिस्थितियाँ देख के पता चल रहा है ना कि आपको उसने एजेंट नियुक्त कर दिया। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से एक एजेंसी क्रिएट हो गई आपके बीच में। अब जाके अगर आप कोर्ट में आपका दोस्त उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर कोई वाद लाता है कि भाई ये तो भाई मेरा था, आपने कैसे खरीद लिया, तो वो तीसरा व्यक्ति आपको मामले के जो व्यवहार है ना आपके उसको प्रूव करेगा कि आपके सामने बैठ के मैंने वो फ़ोन खरीदा था, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो व्यवहार से तो दिख गया कि वो आपका एजेंट था। अब इसमें क्या इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि क जो है कलकत्ते का है, उसका सोमनेर में एक दुकान है जिसका स्वामी है, और ख जो है उसका प्रबंध करता है और ग से उस दुकान के लिए माल खरीदता है, और ग का जो कोष है उसमें से उस माल का भुगतान भी करता है। तो अब इसमें कुछ लिखित या मौखिक रूप से करने को कोई प्राधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी यहाँ के मामले के व्यवहार से पता चल रहा है ना कि वो ख से क के लिए माल खरीदता है और क के ही कोष से उसका भुगतान ग को करता है। तो इस काम को करने का उसको विवक्षित रूप से प्राधिकार दिया हुआ है करने। धारा 188 में बताया हुआ है कि कोई भी जो अभिकर्ता होता है वो किसी काम को करने के लिए हर विधिपूर्ण बात जो है वो कर सकता है जो उस काम को करने के लिए आवश्यक है, और किसी कारोबार को चलाने के लिए हर वो विधिपूर्ण बात कर सकता है जो उस कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक होती है, या तो आवश्यक हो या फिर उस कारोबार में प्राय ऐसा किया ही जाता है। अब जैसे इलस्ट्रेशन में बताया हुआ है कि ख क्या लंदन में रहता है और उसको कुछ अपने ऋण है जिसकी वसूली करनी है, उस वसूली के लिए वो क को नियोजित करता है। तो अब क क्या कर सकता है? उस ऋण को वसूल करने के लिए या तो विधिक प्रक्रिया अपना सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति को उस ऋण से विधिमान्य रूप से उन्मोचित कर सकता है। मतलब कि किसी तीसरे पक्षकार के ख पे भी कोई बकाया हो तो वो उसका उन्मोचन कर सकता है उस ऋण के लिए। अब क जो है अपना पोत निर्माण के कारोबार को चलाने के लिए ख को अपना एजेंट नियुक्त कर रहा है। तो अब पोत के निर्माण के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है? एक तो काष्ठ या फिर कोई अन्य सामग्री जो उसको निर्माण में लगेगी वो उसको खरीद सकता है या कर्मचारी को भाड़े पे रख सकता है। तो पोत के निर्माण में ये सामान्य चीज़ें हैं ना करने की, तो ये कर सकता है इसको। कोई भी इल्लीगल चीज़ नहीं कर सकता, हर विधिपूर्ण कार्य वो कर सकता है इस कारोबार को चलाने के लिए। धारा 189 में क्या बताया हुआ है कि अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो अभिकर्ता अपने मालिक को हानि से बचाने के लिए हर एक ऐसा कार्य कर सकता है जो कि मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपने आपको उस वैसी परिस्थिति में पाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है वो हर कार्य कर सकता है मतलब। तो ये धारा ये बताती है कि कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ गई जिसमें आप मालिक से ये नहीं पूछ सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको ऐसे व्यवहार करना है जैसे कि एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति उसी परिस्थिति में अगर फंस जाता तो वो क्या काम कर सकता था। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक को हानि से जितना हो सके उतना बचाए। जैसे कि एक विक्रय अभिकर्ता है, अब उसके पास जो भी माल विक्रय के लिए आएगा उसमें किसी तरह की कोई खराबी आ गई तो उसकी मरम्मत करा सकता है। अब अगले स्टेशन में क्या है कि क ख को जो कि ख कलकत्ते में है, क उसको एक माल देता है कि इसको जल्दी से जल्दी घर के पास कटक भेज दे। तो अब जब ख उस माल को कटक भेज रहा था तो यात्रा में वो खराब होने लग जाता है। तो अब
अगर वो घर को उस माल को बेचेगा तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो उस हानि को बचाने के लिए जो ख है ना, उस माल को कलकत्ते में बेच सकता है। अब धारा 190 बताती है कि क्या एक अभिकर्ता जो है उसको कोई काम बताया हुआ है तो वो उस काम के लिए किसी उप एजेंट को नियुक्त कर सकता है क्या? कोई भी अभिकर्ता उन कार्यों को पालन के लिए जिनको पालन करने के लिए उसने अव्यक्त या विवक्षित रूप से अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए विधिपूर्वक नियोजित तब तक नहीं कर सकता जब तक कि व्यापार की मामूली रूढ़ियों के अनुसार या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा करना आवश्यक न हो। जैसे कि आपने किसी एक एजेंट को नियुक्त किया है कि वो एक पेंटर है, तो उसको पेंटिंग बनानी है और उस पेंटिंग को किसी और व्यक्ति को भेजनी है, तो अब आपने उसको एजेंट नियुक्त कर दिया, तो वो पेंटिंग उसको बनाने के लिए आपको दी ना, आपने उसको दी तो वो उसी को बनानी पड़ेगी। लेकिन सामने वाले व्यक्ति का अगर बिज़नेस ऐसा है कि वो बस गिफ्ट किसी और से बनवा के फिर उसको दूसरों को भेजता है, तो अब वो किसी और को नियुक्त कर सकता है उस गिफ्ट को बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ अभिकरण की प्रकृति ऐसी है। धारा 193 में उपाभिकर्ता की परिभाषा दी हुई है, तो जो जो व्यक्ति अभिकरण के कारोबार के लिए मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य कर, वो व्यक्ति उपाभिकर्ता कहलाता है। अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाला उपाभिकर्ता है। धारा 192 में बताया हुआ है कि कोई भी उपाभिकर्ता अगर उचित तौर पर नियुक्त है, मतलब कि 190 के अनुसार उसको अपॉइंट करने की जरूरत थी और उसको अपॉइंट किया गया है, तो पर व्यक्तियों के संबंध में अगर वो मालिक का प्रतिनिधित्व करता है तो वो मालिक जो है ऐसे ही आबद्ध होगा और ऐसे उत्तरदायी होगा जैसे कि वो मूल अभिकर्ता के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि उचित रूप से जो उपाभिकर्ता नियुक्त है उसके कार्यों के लिए मूल अभिकर्ता के कार्यों से जैसे मालिक दूसरे व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है ना, वैसे ही मालिक उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए भी दूसरे व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार होगा। अब जो मूल अभिकर्ता है जिसने उपाभिकर्ता को नियुक्त किया है ना, वो उसके कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता को नियुक्त किया है और अगर वो कोई गड़बड़ी करता है तो अभिकर्ता जो है मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। अब मान लो उपाभिकर्ता कोई गलती करता है तो उसको अभिकर्ता को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि अभिकर्ता जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा अगर उसने कोई गलती कर दी तो। लेकिन उपाभिकर्ता ने ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिसमें कपट या जानबूझकर किसी दोष किया है, तो वो अभिकर्ता कोई नहीं मालिक के प्रति भी उत्तरदायी होगा। तो यहाँ जनरल रूल तो क्या है कि उपाभिकर्ता हर परिस्थिति में किसके लिए जिम्मेदार होता है? अभिकर्ता के प्रति जिम्मेदार होता है। लेकिन मान लो उसने अगर कोई कपट या फिर जानबूझकर कोई दोष कर दिया है तो वो मालिक के प्रति भी जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर उसने कपट या जानबूझकर कोई दोष नहीं किया है तो मालिक के प्रति जिम्मेदार नहीं है, बस सिर्फ वो अभिकर्ता के प्रति जिम्मेदार है। तो अब इस पूरी धारा से समझ सकते हो कि मान लो कि उपाभिकर्ता ने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो जो उसकी गलती से पर व्यक्ति को जो भी नुकसान होगा ना, तो पर व्यक्ति किसको पकड़ेंगे? मालिक को, क्योंकि मालिक ही है दोनों लोगों का करता धरता, मतलब कि मालिक के लिए वो दोनों एजेंट काम कर रहे थे। तो अगर पर व्यक्ति को कोई नुकसान होगा तो मालिक को जिम्मेदार ठहराएंगे। अब मालिक किसको पकड़ेगा? उस अभिकर्ता की गलतियों के लिए वो अभिकर्ता को जिम्मेदार ठहराएगा। वो जो उसको जो नुकसान भुगतना पड़ा ना वो अभिकर्ता से वसूल करेगा। अब अभिकर्ता उस नुकसान को किससे वसूल करेगा? उपाभिकर्ता, क्योंकि गलती तो मेनली उसकी थी ना। लेकिन मालिक कभी भी डायरेक्टली उपाभिकर्ता को नहीं पकड़ सकता है कि तू भुगतान कर। लेकिन अगर उपाभिकर्ता ने कोई कपट या फिर जानबूझकर कोई दोष कर दिया जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो मालिक डायरेक्ट उपाभिकर्ता को भी उत्तरदायी ठहरा सकता है। अब मान लो कि धारा 193 के बताती है कि कोई अभिकर्ता है, उपाभिकर्ता को अपॉइंट करने का उसको अधिकार नहीं था, फिर भी वो ऐसा अपॉइंटमेंट कर देता है, तो अब वो उप एजेंट नहीं है। अब उस मूल एजेंट में और उप एजेंट में मालिक और अभिकर्ता का संबंध आ जाएगा, मतलब कि मूल जो एजेंट है वो मालिक हो जाएगा और उप अभिकर्ता जिसको अपन समझ रहे हैं वो एजेंट होगा उसका, और वही दोनों लायबल होंगे। अब यहाँ पे मालिक जो है वो उप अभिकर्ता के किसी भी कार्य के लिए पर व्यक्ति के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। जो मूल एजेंट है ना वो मालिक और पर व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा उप एजेंट की किसी भी कृत्य के लिए। और ऐसे उप एजेंट से किसी भी तरीके का कोई संबंध मालिक का नहीं होता है, मालिक का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है, ना तो वो मालिक के प्रति उत्तरदायी है, ना तो मालिक उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। अब धारा 194 क्या बताती है? ये उप एजेंट से अलग चीज़ है। मान लो कि कोई अभिकर्ता है, उसको मालिक ने या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर अभिव्यक्त रूप से ये प्राधिकार दिया हुआ है कि वो किसी व्यक्ति को नामित करे एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए, तो यहाँ ये उप एजेंट नहीं नियुक्त करेगा। यहाँ मालिक खुद उसको प्राधिकार दे रहा है कि वो एक एजेंट नियुक्त कर दे उसका अभिकरण का कार्य करने के लिए। तो अगर अभिकर्ता ऐसा कोई व्यक्ति को नामित कर देता है तो वो अभिकर्ता नहीं कहलाएगा। जो अभिकरण का कारोबार उसको छोड़ा सौंपा गया है ना उसके लिए वो मालिक का एजेंट कहलाएगा, मतलब अभिकर्ता कहलाएगा। अब क का ख जो सॉलिसिटर है वो, तो क ख को एक व्यक्ति का नाम बताने को कहता है जो उसकी संपत्ति का नीलामी कर सके। तो एक तो ख खुद क का एजेंट है और क ही ख को भी एक एजेंट नियुक्त करने के लिए कह रहा है जो कि उसकी संपदा का नीलाम द्वारा विक्रय कर सके। तो अब ख जो है ग को नामित कर देता है कि इसको अपॉइंट कर लो, तो अब जो है ग उपाभिकर्ता नहीं है, वो क का अभिकर्ता ही बनेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि क जो है कलकत्ते के एक वाणिज्य को, मतलब कि ख क्या है एक बिजनेसमैन है जिसको गवर्नमेंट कंपनी से उस का कोई धन बाकी होगा जो वसूल करने के लिए उसको प्राधिकृत कर देता है। तो अब ख जो है घ को जो एक सॉलिसिटर मतलब कि एडवोकेट समझ लो, उसको धन वसूल करने के लिए विधिक कार्रवाई करने का आदेश दे देता है। तो अब जो घ है वो उप एजेंट नहीं हो जाएगा, वो क का वकील ही होगा और क की ओर से केस लड़ेगा। तो यहाँ मामलों से पता चल रहा है कि यहाँ पे अभिव्यक्त रूप से क ने कोई एजेंट नियुक्त करने के लिए ख को नहीं कहा था, लेकिन विवक्षित रूप से तो ये था कि क्योंकि ख तो एक मर्चेंट है, वो कैसे धन की वसूली कर सकता है। तो ख धन की वसूली करने के लिए वाद लाएगा, तो वाद लाने के लिए तो एक वकील की जरूरत है। तो अब वो वकील अपॉइंट अगर कर देता है तो उसको वो वकील क का एजेंट होगा, ना कि ख का उप एजेंट। धारा 195 में बताया हुआ है कि अगर जो अभिकर्ता है वो मालिक की ओर से अभिकर्ता को चुनने के लिए उतना विवेक प्रयुक्त करेगा जितना कि एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपने निजी मामले में प्रयोग करता, तो मतलब कि उसको उतना विवेक उपयोग करना है जो मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपने खुद के काम के लिए एजेंट नियुक्त करने के लिए करता। अगर ऐसा करने में उपेक्षा बरतता है तो वो उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर वो सम्यक सतर्कता बरतते हुए अगर नाम ऐसा देता है और फिर वो एजेंट अगर कोई उपेक्षा कर देता है तो फिर वो उत्तरदायी नहीं होगा मालिक के प्रति। मतलब आप खुद किसी के एजेंट हो और आपको आपके मालिक ने कहा है कि मेरे को एक एजेंट का नाम बता, और आपने एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह अपने खुद के मामले में जैसा आप एजेंट चुनते हैं वैसा एक एजेंट का नाम आपने अपने मालिक को बता दिया, और अगर अब वो एजेंट मालिक के काम में कोई उपेक्षा बरत देता है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। जैसे कि एक अपने लिए एक पोत खरीदने के लिए ख जो कि एक मर्चेंट है उसको निर्देश देता है, तो ख एक अच्छी ख्याति वाले पोत सर्वेक्षक को करके पोत को पसंद करने के लिए नियोजित कर देता है। अब वो क्या अच्छी ख्याति वाला है, उसने तो अपना काम कर दिया, उसका नाम बता दिया। अब वो सर्वेक्षक उस
पोत को पसंद करने में अपेक्ष बढ़ देता है, जो कि फिर वो पोत जो है अयोग्य निकलती है, तो फिर क के प्रति ख का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वो सर्वेक्षक उत्तरदायी है क के प्रति। अब ख फिर एक मर्चेंट एक अपने माल की बिक्री के लिए माल प्रेषित करता है, और वो जो ख जो है एक अच्छे प्रत्यय वाले नीलामकर्ता को नियुक्त कर देता है। तो फिर वो नीलामकर्ता अगर कोई भी उस विक्रय से प्राप्त आगमों की लेखा-जोखा देने में असफल रहता है और दिवालिया हो जाता है, तो अब ख उन आगमों के लिए क के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो नीलामकर्ता ही था। क्योंकि ख का काम क्या था, एक अच्छे नीलामकर्ता को अपॉइंट करना, तो अब उसने वो कर दिया, उसका काम खत्म, अब वो उत्तरदायी नहीं है, वो नीलामकर्ता उत्तरदायी होगा। अब धारा 196 क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्टिफिकेशन। कोई व्यक्ति है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई काम करता है, लेकिन उसके ज्ञान और प्राधिकार के बिना, तो अब वो जो जिस व्यक्ति के नाम से उसने कार्य किया है, उसके पास ये निर्वाचन का अधिकार है कि वो या तो उस कार्य को अनुसमर्थन कर दे या फिर उस कार्य का अनंगीकरण कर दे, मतलब कि उसको रिजेक्ट कर दे। अगर वो उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है, तो अब उसका वैसे परिणाम होगा जैसे कि उसने उस कार्य को करने के लिए उसको प्रतिगृहित किया था। तो यहाँ क्या होगी, अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण का करार बन गया यहाँ। क्योंकि जब उस व्यक्ति ने काम किया तब वो एजेंट नहीं था, लेकिन जैसे उसने अनुसमर्थन कर दिया उस कार्य का, वैसे अब वो उसने जो काम किया था वो बैकडेट से ही उसने प्राधिकार कर रखा हो, ऐसा समझा जाएगा। अब धारा 191 बताती है कि ये जो अनुसमर्थन है या अभिव्यक्ति विवक्षित कैसा भी हो सकता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में बताया हुआ है कि क एक प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है और ख जो है बाद में उस माल को ग को बेच देता है, तो अब उस ख के आचरण से पता चल रहा है कि उसने जो क ने बिना प्राधिकार के काम किया था उसका अनुसमर्थन कर दिया है। जैसे कि ख के प्राधिकार के बिना ख का धन जो है भ को उधार दे देता है, ख उसको जो ब्याज आता है उसको प्रतिगृहित कर लेता है, तो उस ख के आचरण से पता चल रहा है कि उसने उसके कार्य को अनुसमर्थन कर दिया है। अब धारा 198 बताती है कि एक विधिमान अनुसमर्थन के लिए क्या जरूरी है कि जिसने अनुसमर्थन दिया उसको सारे तथ्यों का ध्यान हो। अगर मामले के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटियुक्त है, तो फिर वो ऐसा अनुसमर्थन नहीं कर सकता है, वो विधिमान्य नहीं होगा। तो यहाँ छोटी-मोटी गलतियों का नहीं, बल्कि कोई तत्वतः त्रुटि है जिसका उसको ज्ञान नहीं है, फिर वो अनुसमर्थन करता है, तो वैसा अनुसमर्थन विधिमान्य नहीं होगा। जैसे मान लो कि पहले वाले इलस्ट्रेशन में अगर क ने ख के लिए माल चोरी से लाया होता, उसको दे दिया होता और उसको ये नहीं बताया होता कि चोरी का माल है, उसने तो उसको ये बताया होता कि ये खरीदा हुआ है मेरा, और फिर वो अगर बेच देता उस माल को, तो क्या उसका अनुसमर्थन विधिमान्य हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसको ये तत्वतः ध्यान ही नहीं था कि चोरी का माल है, तो उसके अनुसमर्थन का कोई मतलब नहीं होगा। अब धारा 199 बताती है कि मान लो कि कोई अप्राधिकृत कार्य जो किसी संव्यवहार का सिर्फ भाग है और उसका अनुसमर्थन अगर कर देता है मालिक, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसने संपूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन कर दिया है। जैसे कि एक एजेंट ने अपने मालिक के धन से कोई माल खरीदा, उस माल खरीदे हुए को बेच दिया किसी को, फिर बेच के उससे जो वापस पैसे आए उसको किसी को उधार दे दिया। अब ये पूरा एक संव्यवहार बन गया। अब मान लो उस मालिक ने उसको उसके द्वारा माल को खरीदने को अगर अनुसमर्थन कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि उसने पूरी जो ट्रांजेक्शन थी उसका अनुसमर्थन कर दिया है। अब इसमें भी ये डाल सकते हो आप कि मान लो चोरी का माल उसने खरीद लिया था और ये नहीं बताया था, फिर अनुसमर्थन मांगा, तो अगर उसका अनुसमर्थन उसने कर भी दिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसने त्रुटिपूर्ण तरीके से कोई तथ्य छुपा के अनुसमर्थन प्राप्त किया। अब धारा 200 में ये बताया हुआ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्राधिकार के बिना अगर कोई कार्य कर रहा है, जो अगर प्राधिकार से भी किया जाता है तो किसी पर व्यक्ति को कोई नुकसान होता है या फिर उसके अधिकार या हित पे कोई प्रभाव पड़ता है, तो अब ऐसा अनुसमर्थन का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में देखो कि ख ने क को प्राधिकृत नहीं किया था कोई वस्तु उसकी ग से मांग लेने को, लेकिन फिर भी ख जो है ग से उसकी वस्तु मांगने के लिए अब इसको कार के एग्जाम्पल में मान लो कि ख की कार है जो कि ग के पास है, उसने निक्षेप की होगी, और क को प्राधिकार नहीं है कि वो जाके उसको उसी कार मांग ले वापस, लेकिन ख का एजेंट है तो वो ग से जाके वो कार मांगता है। अब वो कार मान लो कि ग ने कहीं बुकिंग पे दे रखी होगी, अब उस कार को वापस लौटाने में ग को नुकसान होगा, और वो नुकसान उसको ऐसे उठाना पड़ेगा क्योंकि ख ने कार नहीं मांगी, उसके एजेंट ने मांग ली। तो अब क्या इस कार्य का अनुसमर्थन ख कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी एजेंट अपने मालिक की ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है जिससे किसी पर व्यक्ति के अधिकार हित को का कोई पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो या फिर पर व्यक्ति को कोई नुकसान ही हो रही हो। ये काम सिर्फ मालिक ने अगर प्राधिकार दिया हुआ होना तभी किया जा सकता है, अनुसमर्थन द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अगर ख खुद कहता कि जाके वो गाड़ी ले आओ, तब जाके एजेंट वो गाड़ी लेके आ सकता है, लेकिन एजेंट ने गाड़ी ले ली उसके बाद जाके ख उसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे किसी ग के अधिकारों को प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि क के पास एक पट्टा है जो ख से धारण करता है, उस पट्टे को 3 माह की सूचना से रिवोक किया जा सकता है। तो अब ग जो है बिना प्राधिकार के उस पट्टे के परेशान की सूचना क को दे देता है। तब ऐसी सूचना का वो अनुसमर्थन ऐसे नहीं कर सकता कि क पर वो बाइंडिंग हो जाए। मतलब कि क के पास ऑप्शन है, या तो वो सूचना को मान भी ले या फिर खुद ख से डिमांड कर ले कि नहीं आप खुद अगर इसे सूचना दोगे तो मैं मानूंगा। मतलब कि यहाँ क्या है, क के अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये अधिकार पर प्रभाव वाला काम सिर्फ ख कर सकता है, उसका एजेंट नहीं कर सकता है। तो एजेंट ने कर दिया तो ख उसका अनुसमर्थन भी नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एजेंट को जो प्राधिकार मिला है उसका प्रतिसंहरण कैसे होगा, मतलब रिवोकेशन कैसे होगा एजेंसी का। तो यह 201 बताती है कि अभिकरण का कैसे टर्मिनेशन हो सकता है। तो कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो मालिक खुद अपने जो प्राधिकार है उसका प्रतिसंहरण कर लेवे, या फिर क्या करे, अभिकर्ता अपने कारोबार का त्यजन कर देवे। तो क्या मालिक क्या करता है, प्रतिसंहरण करता है, अपने राइट्स को वापस ले लेता है, और अभिकर्ता क्या कर सकता है, अपने कारोबार का त्यजन कर सकता है। तो एक सिचुएशन ये है कि मालिक खुद अपना काम वापस ले ले रहा है, और एक में है कि एजेंट अपने काम करने से मना कर दे रहा है। और या तो जो अभिकरण का कारोबार है वो खुद पूरा हो जाए तब एजेंसी खत्म हो जाएगी, या फिर मालिक या अभिकर्ता दोनों में से कोई भी मर जाए या फिर विकृतित हो जाता है तो फिर एजेंसी रिवोक हो जाती है, या फिर मालिक जो है वो किसी तत्समय पर्वत किसी अधिनियम के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णित हो जाए तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ 5 सिचुएशन दी हुई टोटल। एक तो मालिक खुद प्रतिसंहरण कर ले, या तो अभिकर्ता जो है वो कारोबार का त्यजन कर दे, या कारोबार खुद पूरा हो जाए, या फिर अभिकर्ता या मालिक में से कोई मर जाए, विकृतित हो जाए, या मालिक जो है वो दिवालिया न्यायनिर्णित हो जाए, तो एजेंसी रिवोक हो जाती है। अब धारा 202 ये बताती है कि मान लो कि जो अभिकर्ता की विषय वस्तु है उसमें अगर अभिकर्ता का खुद का कोई हित निहित है, तो फिर ऐसी एजेंसी को क्या रिवोक किया जा सकता है। तो अभिव्यक्त संविदा के अभाव में ऐसा अभिकरण जो है पर्यवसान नहीं होता है, अगर उस पर्यवसान से अभिकर्ता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो तो। जैसे इलस्ट्रेशन बताया हुआ है कि ख को प्राधिकार दे देता है कि वो उसकी भूमि है जिसको बेच दे, और विक्रय से जो भी आगम आएगी उससे उन ऋणों का भुगतान कर लेवे जो क द्वारा शोध्य है ख को। अब क क्या करता है, क इस प्राधिकार जो उसने दिया है इसका प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है, और न ही क की उन्मत्ता या मृत्यु से ऐसा प्राधिकार अपने आप पर्यवसान होगा।
क्योंकि अगर क बाद में इसे प्राधिकार को लेता है तो उससे जो विक्रय के आगमों से ख को भी अपने जो उसने ऋण क को दे रखे थे उसका भी शोधन होना था, तो वो खुद से ऐसा प्राधिकार ख से वापस नहीं ले सकता है। और ना ही अगर क की मृत्यु या उन्मत्ता हो जाए तो अपने आप ये एजेंसी खत्म होगी, क्योंकि ऐसे एजेंसी के खत्म होने से ख के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये सारी सिचुएशन अभिव्यक्त संविदा के अभाव में है, मतलब कि अगर आपने अभिव्यक्त संविदा कार्य की है कि ऐसा रिवोकेशन कर सकता है क, तो वो कर भी सकता है। मतलब मान लो एजेंसी का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी उसने कंडीशन लगा दी कि मैं इस एजेंसी को वापस ले भी सकता हूँ बाद में, तो वो ले भी लेगा। और अगर ऐसे लगा दी है कंडीशन की उन्मत्ता या मृत्यु पर ये प्राधिकार वापस हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जनरल सिचुएशन अगर आपने कोई भी प्रतिकूल संविदा नहीं की है तब ये रहेगी। अब ऐसे सेम इलस्ट्रेशन ये भी है कि यहाँ पे क्या क उसको ख को 1000 रुपये की गांठें जिस बेचने के लिए एजेंट नियुक्त करता है, और ये जो गांठें उसने खरीदी है उसमें ख ने उसको उधार दिया था इस गांठों को खरीदने के लिए। तो अब इस एजेंसी को क क्या रिवोक कर सकता है? सेम ऊपर वाली सिचुएशन है, नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उधार इसने दिया था इसकी वसूली इस रुई को बेच के होनी थी। तो ये ना तो ये खुद प्रतिसंहरण कर सकता है, ना तो इसकी उन्मत्ता या फिर मृत्यु से ये अपने आप परेशान होगी। अब जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक ही रिवोक कर सकते हो, वैसे एजेंसी भी कब रिवोक की जा सकती है, कब रिवोक की जा सकती है। धारा 203 ये बताती है कि पहले की धारा में जो बताया हुआ है, मतलब कि 202 में बताया हुआ है ना कि अगर उसका खुद का हित है जब तक आप उसका रिवोकेशन कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर उस दशा को छोड़कर किसी भी एजेंसी को अगर आप रिवोक करना है मालिक को, तो कब तक ले सकता है प्राधिकार वापस? जब तक कि जो अभिकर्ता है उसने उस प्राधिकार का ऐसे उपयोग कर लिया हो जिससे कि मालिक आबद्ध हो जाए। उससे पहले कभी भी मालिक उस अधिकार को वापस ले सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने एजेंट अपॉइंट किया है उसकी गाड़ी को बेचने के लिए, अब उस एजेंट ने उस गाड़ी को खरीदने के लिए किसी व्यक्ति से संविदा अगर कर ली है, तब उसके बाद में वो मालिक उससे वापस उस प्राधिकार को नहीं ले सकता है कि नहीं मेरे को मेरी गाड़ी नहीं बेचनी। जब तक वो ऐसा कुछ ना करे जिससे कि मालिक आबद्ध हो जाए, उससे पहले उस मालिक को अपना प्राधिकार वापस लेना होगा। अब धारा 204 ये बताती है कि मान लो कि अभिकर्ता ने जो प्राधिकार था उसका भागकर प्रयोग कर लिया, तब उसके बाद क्या मालिक ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है? तो जनरल रूल तो क्या है कि भागकर अगर प्रयोग उसने कर लिया है उस प्राधिकार का, तो उसके पश्चात नहीं कर सकता है जहाँ तक कि उस प्राधिकार के प्रयोग से उद्भूत कार्य और बाध्यताओं का संबंध है। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि ख जो है क को प्राधिकार करता है कि वो उसके लिए 1000 गांठें खरीदे, और जो क के पास क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उसका भुगतान कर दे। अब ख क्या करता है, 1000 गांठें खरीदता तो है लेकिन उसको अपने स्वयं के नाम से खरीदता है और खुद को दायी कर लेता है। तो उसने खुद को दायी कर लिया, अब जाके जो क है अपने प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ख है उसने खुद को उत्तरदायी ठहरा लिया है उस पेमेंट के भुगतान के लिए। अब वो ये नहीं कह सकता कि तू पेमेंट का भुगतान मत कर, क्योंकि अगर अब वो भुगतान नहीं करता है तो क पर्सनली लायबल हो जाएगा। ख पर्सनली लायबल हो जाएगा, मतलब उसने अपने नाम से खरीद लिया वो गांठों को और कह दिया कि मैं भुगतान कर दूंगा उस बंदे को, तो अब वो तो ख को उत्तरदायी ठहराएगा, उससे वसूली करेगा। अब क अगर चाहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना करना हो और ख को मना करे कि उसका पेमेंट ना करे, तो वो ख तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो इस एजेंसी का भी रिवोकेशन नहीं हो सकता है। अब सेम इलस्ट्रेशन में अगर मान लो कि ख ने जो 1000 गांठें हैं वो क के नाम से ही खरीदी है, अब जाके जो क है वो ख को ये मना कर सकता है कि चल तू पेमेंट मत करना, मैं कर दूंगा, क्योंकि अब ख तो पर्सनली लायबल नहीं है ना उस पेमेंट के लिए। अब क ने उसको मना कर दिया कि पेमेंट मत करना, तो वो ख तो एजेंट था क का ही, तब वो दुकान का मालिक जो है क से वसूली करेगा। ख तो वैसे भी जिम्मेदार नहीं होगा ना, क्योंकि उसने खरीदा क के नाम से ही है, तो अब क जो है उसको पेमेंट करने से रोक सकता है। धारा 205 ये बताती है कि मालिक या अभिकर्ता अगर एजेंसी को रिवोक करते हैं और वो जो एजेंसी थी वो अभिव्यक्ता या विवक्षित संविदा के अनुसार किसी कालावधि के लिए चालू रहने वाली थी, और वो कालावधि के पर्याप्त कारण के बिना उस कालावधि से पूर्व उस एजेंसी का है तो मालिक प्रतिसंहरण कर देता है, फिर एजेंट तेजन कर देता है, तो उस दोनों को एक दूसरे को ऐसा प्रतिकर देना पड़ेगा। मान लो मालिक अगर प्रतिसंहरण कर देता है तो उसको एजेंट को प्रतिकर देना होगा, और अगर एजेंट तेजन कर देता है तो उसको मालिक को प्रतिकर देना होगा। तो 206 में बताया हुआ है कि अगर मालिक और एजेंट मान लो प्रतिसंहरण या तेजन कर रहे हैं तो उसकी युक्ति सूचना भी उन दोनों को एक दूसरे को देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो उनको नुकसान की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी एक दूसरे को। तो एजेंट या मालिक दोनों को अगर एजेंसी रिवोक करनी है तो उसकी युक्ति सूचना देना अनिवार्य है। धारा 207 बताती है कि ऐसा प्रतिसंहरण या त्यजन अव्यक्त या विवक्षित हो सकता है, या तो वो खुद एक दूसरे को व्यक्त कर दे, बता दे, लिख के या फिर बोल के, या फिर उनके आचरण से भी पता चल सकता है कि एजेंसी का प्रतिसंहरण हो गया है। जैसे कि क अपने घर को भाड़े पे देने के लिए ख को नियुक्त करता है, लेकिन ख फिर बाद में क खुद उस घर को भाड़े पे दे देता है, तो मतलब यहाँ एजेंसी जो होती है उसका विवक्षित प्रतिसंहरण कर दिया है क ने। अब यहाँ देखो युक्ति तो उसको सूचना देनी भी चाहिए थी, अगर उसने सूचना भी नहीं दी यहाँ तो वो 206 में प्रतिकर के लिए विदाई हुआ। लेकिन धारा 207 ये बताती है कि जो ये प्रतिसंहरण या त्यजन है ये तो अव्यक्त रूप से भी कर सकते हैं, अपने आचरण से भी बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा रिवोकेशन कर दिया। अब मान लो कि अभिकर्ता के अधिकार का जो प्रवर्तन हुआ है वो कब से प्रभावी होगा, तो दो व्यक्तियों के संबंध में आप सोचना पड़ेगा कि कब से प्रभावी होगा। तो अभिकर्ता के संबंध में तो तब से होगा जब उसका ज्ञान में आ जाए, और उसके ज्ञान से पूर्व जो भी उसने किया है वो उस पर ऐसे पर्यवसान का कोई प्रभाव नहीं होगा। और मान लो पर व्यक्तियों को भी अगर जब तक उसका ज्ञान और नहीं हो जाता उससे पूर्व के किसी भी कार्य पर ऐसे पर्यवसान का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो पर्यवसान कब से प्रभावी होगा, जब अभिकर्ता के ज्ञान में वो आ जाए या फिर पर व्यक्तियों के ज्ञान में वो आ जाए, तब से वो प्रभावी होगा। लेकिन उससे पूर्व के किए हुए सब कार्यों पर वो ऐसे पर्यवसान का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या जो है ख को एजेंट नियुक्त करता है उसका माल बेचने के लिए, और उस माल से जो भी आगम होगी उसका 5% उसका कमीशन होगा ख का। उसके बाद क्या करता है, एक पत्र लिखता है और ख के इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। अब क ने तो लेटर भेज दिया, वो लेटर जब उसने भेजा, लेकिन ख को जब तक उस लेटर को प्राप्त नहीं किया उसने उससे पहले ही 100 रुपये का उसने माल बेच दिया था। तो अब क जो है इस विक्रय से आबद्ध होगा और ख को जो 100 रुपये पर 5% कमीशन मिलता है वो देगा। मतलब कि इस रिवोकेशन का प्रभाव ख को जब पत्र मिला उसके ज्ञान में आया उसके बाद से होगा, उसके पहले के जो भी समय व्यवहार उसने किए हैं उस पर इस रिवोकेशन का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, एजेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पर व्यक्ति की बात हो रही है। मतलब कि क जो है मद्रास में है और एक पत्र से ख को मुंबई में उसका जो भंडारगार में सामान रखा हुआ है उसको बेचने के लिए प्राधिकृत कर देता है, और ख जो है उस क का एजेंट बन गया, मतलब कि अब उसको क का माल बेचना है। लेकिन क क्या करता है, बाद में एक और पत्र लिखता है और इसका जो विक्रय का प्राधिकार है उसका प्रतिसंहरण करता है, और उसको कहता है कि वो जो रुई है उसको मद्रास भेज दे उसको क के पास। अब क क्या करता है, दूसरा पत्र उसको मिल गया, फिर भी उसने क्या किया, जो सामान था उसको ग के साथ बेचने की संविदा कर लेता है। ख को तो पता है कि उसका जो अधिकार है वो रिवोक हो गया, लेकिन ग जो है उसको नहीं पता है कि क ने ख को अपना एजेंट बनाने से रिवोकेशन कर दिया है। ग को बस इतना पता है कि ग का एजेंट है। अब ग क्या करता है, ख को कीमत का भुगतान कर देता है और ख फिर उस कीमत को लेके फरार हो जाता है। तो अब ग ने तो क को भुगतान कर दिया क्योंकि वो तो उसका एजेंट था, ख को उसको अपने पेमेंट का दिया, क को भुगतान कर दिया। तो अब
ग जो है क से माल की रिक्वायरमेंट भी कर सकता है, माल के लिए उसमें वाद ला सकता है, क्योंकि ग के ज्ञान में ये नहीं था कि उसने उस एजेंसी का रिवोकेशन कर दिया है। अब क क्या है, एक एजेंट नियुक्त करता है ख को और उसको अमुक धनराशि ग को देने के लिए निर्देश देता है और उसके बाद क मर जाता है। क मरा तो उसकी जो विल है उसका प्रोबेट ग को मिलता है। प्रोबेट मिलता है मतलब कि उसके विल के अकॉर्डिंग जो भी संपत्तियों का वितरण वगैरह है वो ग संभालेगा। तो अब क की मृत्यु के पश्चात किंतु मृत्यु की खबर सुनने के पूर्व ग को ख जो है वो रुपए दे देता है। तो अब ख के पक्ष में जो क का प्राधिकार था वो अंत हो जाता है उस समय जब उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु की खबर ख को मिलना भी ज़रूरी था, लेकिन ख को ज्ञान ही नहीं था उस मृत्यु का, तो उसके पहले उसने ग को अगर कुछ भी दे दिया है तो अब ग को जो उसने संदाय दिया उस पे उसकी मृत्यु से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब घ को ये जो लेन-देन इनके बीच हुआ इसको मानना ही पड़ेगा। अब धारा 209 ये बताती है कि अगर मान लो मालिक की मृत्यु और मत्ता के कारण कोई भी अधिकरण जो समाप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में अभिकर्ता का क्या कर्तव्य है? तो अभिकर्ता का कर्तव्य है कि जिसको जो मालिक के हित उसमें न्यस्त हुए थे उनका संरक्षण और परिरक्षण करे, और जो उसका भूतपूर्व मालिक था उसके प्रतिनिधियों की ओर से सभी उपयुक्त कदम उठाने के लिए वो आबद्ध है। मतलब इस धारा का मतलब ये है कि जैसे ही मालिक की मृत्यु हो गई या वो उन्मत्त हो गया, तो उस अभिकर्ता पे एक कर्तव्य आ गया कि वो उसको जो है ना मालिक के हितों का संरक्षण करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाएगा। ये नहीं कि मृत्यु होते ही वो सब कुछ छोड़-छाड़ दे और अपने दायित्व से एकदम मुक्त हो जाए। धारा 210 ये बताती है कि मान लो अभिकर्ता के तो प्राधिकार का अगर परेशान हो गया तो उप-अभिकर्ता का क्या होगा? तो अगर किसी अभिकर्ता ने उप-अभिकर्ता को नियुक्त कर रखे हैं, तो जैसे ही उसके प्राधिकार का परेशान होगा तो उन बाकी के उप-अभिकर्ताओं का भी प्राधिकारों का परेशान हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो अभी पहले नियम बताए ना वो नियम जैसे अभिकर्ता पे लागू होंगे ना, वैसे ही उप-अभिकर्ता भी नियमों से बाध्य हैं। इसका मतलब ये है कि एक अभिकर्ता मालिक का एजेंट होता है, वैसे ही उप-अभिकर्ता क्या होता है, उस एजेंट का एजेंट होता है। तो जैसे अभिकर्ता के दायित्व और अधिकार है ना, जैसे ही परेशान हो जाता है किसी भी एजेंसी का, वैसे ही संबंध अभिकर्ता और उप-अभिकर्ता के बीच में होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि मालिक के प्रति जो अभिकर्ता के कर्तव्य है ना, वो क्या-क्या है? अब धारा 211 ये बताती है कि अभिकर्ता का कर्तव्य है कि मालिक के कारोबार का संचालन वो उसके निर्देशों के अनुसार करे, और मान लो कि कोई निर्देश उसने नहीं दे रखे हैं, तो उन रूढ़ियों के अनुसार वो करे उस कारोबार का संचालन। और अगर वो इस निर्देशों का पालन ना करे और अन्यथा कोई कार्य करे और उससे कोई हानि हो जाए, तो उस हानि की पूर्ति करेगा, और मान लो कि उसके निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया और उसको कोई लाभ हो गया, तो उस लाभ का लेखा भी उसको देना पड़ेगा मालिक को। अब इस इलस्ट्रेशन में बताया हुआ है कि क एक अभिकर्ता है और ख का जो कारोबार संभाल रहा है उसमें एक रूढ़ी है कि समय-समय पर जो भी रुपए उसके हाथ में आए उसको ब्याज पर विनियमित कर दे, मतलब कि उसको ब्याज पर चढ़ा दे, लेकिन वो जो वेतन करने का लोभ करता है और ख को उस ब्याज का लॉस हो जाता है, तो इसीलिए उसको जो है उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। ऐसे एक दलाल है जो ख का कारोबार संभाल रहा है, उसके कारोबार ऐसा है कि इसमें उधार बेचने की रूढ़ी नहीं है। अब क क्या करता है, यहाँ ख दलाल है और क का वो माल जो उसको बेचना नहीं चाहिए था उधार पे, वो ग को उधार बेच देता है। भले भले ही ग जो है वो एक उसकी ख्याति या उसका प्रत्यय जो उधार चुकाने में अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको उधार माल बेच देता है। रूढ़ी नहीं है उसके बिज़नेस में ऐसा बेचने की, फिर भी ग जो है वो दिवालिया हो गया और उससे अब क को तो हानि हो गई, तो अब ख को उसका भुगतान करना पड़ेगा, प्रतिपूर्ति करनी होगी। धारा 212 बताती है कि अभिकर्ता को जो है उसके जो कारोबार का संचालन करने के लिए जितना कौशल उसको चाहिए उतना उतना उसको उपयोग करने के लिए वो आबद्ध है। उसमें उतना कौशल होना चाहिए जितना कि उस कारोबार को चलाने के लिए एक साधारणतः व्यक्ति में होता है। लेकिन मान लो कि उसमें ऐसा कौशल नहीं है, फिर भी वो जो मालिक है उसको अभिकर्ता के रूप में रख देता है, तब तो बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर मालिक को नहीं पता है उसने एजेंट अपॉइंट किया है, तो उस एजेंट को ऐसे काम करना चाहिए जितना कि एक साधारण व्यक्ति जितने कौशल से उस काम को करे। उसका एक कर्तव्य है कि वो सदा युक्ति तत्परता से कार्य करे और जितने भी व्यवहार सब में उस कौशल का उपयोग करे, और अगर उसकी खुद की उपेक्षा या कौशल के अभाव या विचार के कारण अगर कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकलता है तो उसके लिए मालिक को प्रतिकर दे। लेकिन ऐसे किसी हानि नुकसान के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा जो कि अप्रत्यक्ष या दूरस्थ है। जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ना, कंपनसेशन दिलाने के लिए कि दूरस्थ हानियों का भुगतान नहीं किया गया, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि कलकत्ता का एक मालिक है, उसका एक अभिकर्ता है ख के पास क का कुछ धन पड़ा है। अब क उसको ऑर्डर देता है कि वो उस धन को उसको भेज दे, लेकिन फिर भी ख जो है उस धन को उसको समय पर नहीं पहुँचाता है, और उससे क्या होता है, क दिवालिया हो जाता है। तो अब ख को कितना नुकसान का भुगतान करेगा? तो उतना ब्याज वो उसको देगा जिस तारीख तक उसको दे देना चाहिए था वो धन। एक तो वो धन देगा, और जिस तारीख तक उसको वो धन उसको लौटा देना चाहिए था उस तारीख तक का ब्याज देगा, और इसके अलावा और भी कोई प्रत्यक्ष हानि जो उसको हुई है वो देगा। लेकिन जो दूरस्थ हानि होगी उनका भुगतान नहीं करेगा। जैसे प्रत्यक्ष हानि जैसे कि विनिमय दर में कोई फेरफार हो जाता है तो उसके लिए दायी होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कोई हानि होती है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब यहाँ एक एजेंट है जिसको उधार बेचने का अधिकार है, लेकिन फिर भी वो ख की शोधन क्षमता की उचित जांच किए बिना उसको उधार माल बेच देता है और ख दिवालिया हो जाता है, तो उससे हुई भी हानि को अपने मालिक को प्रतिकर देगा। इस इलस्ट्रेशन में कि एक बीमा दलाल है जो कि उसको ना बीमा पॉलिसी में कुछ उपबंध किए जाने चाहिए था उसको, और वो उस कंडीशंस को नहीं डालता है, लोप कर देता है उसको डालने में। जैसे कि वो जब नष्ट होता है तो निम्नांक को मतलब कि अंडरटेकिंग जिन्होंने ले रखी थी उनसे कुछ वसूली नहीं हो पाती है पोत के नष्ट होने पर। तो जो बीमा कंपनी का मालिक है, बीमा का दलाल था ना, वो तो उस मालिक के को अब प्रतिपूर्ति करनी होगी क को। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि जो क को बीमा की एग्रीमेंट बीमा पॉलिसी में उसको जो भी कंडीशंस डालनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट थी, उसको डालने में वो लोप कर देता है, जिससे कि जब पोत नष्ट होती है तो उसकी जो अंडरटेकिंग जिन्होंने ले रखी थी उनसे कोई वसूली नहीं हो पाती है। इसीलिए अब वो अपने मालिक ख के प्रति उत्तरदायी होगा। अब क जो है इंग्लैंड का एक वाणिक है जो जिसका अभिकर्ता मुंबई में है, और वो क जो है ख को कहता है कि रुई की 100 गांठें वो इंग्लैंड जो एक पोत आने वाला है उससे भेज दे, लेकिन ख वो रुइया भेज सकता है, लेकिन उसको भेजने में वो लोप कर देता है, नहीं भेजता है। अब वो जो पोत है वो तो इंग्लैंड सकुशल पहुँच जाता है, और उसके पहुँचते ही क्या होता है, रुई की कीमतें बढ़ जाती है। वहाँ कीमतें बढ़ गई और रुई टाइम से पहुँच जाती तो उसको सेल करता है, उसको प्रॉफिट होता। अब ख जो है उस लाभ की प्रतिपूर्ति क को करने के लिए आबद्ध है। बस उतने लाभ की प्रतिपूर्ति करेगा जो समय पे अगर वो पोत पे रुई पहुँच जाती तो उसको होता। लेकिन उसके बाद में भी रुइयों की कीमतें अगर बढ़ती जा रही है तो उससे अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो उतना वो नहीं भुगतेगा, लेकिन बस उतना लॉस भुगतेगा जितना कि समय पर पहुँचते ही उस रुई की जो प्राइस थी उसका जो लॉस हुआ है उसको। अब 213 में बताया हुआ है कि अभिकर्ता से अगर मालिक उचित लेखों की मांग करता है तो उस लेखा जोखा सब देने के लिए आबद्ध है। 214 में बताया हुआ है कि कोई भी कठिनाई की परिस्थिति आ जाती है तो अभिकर्ता का एक कर्तव्य है कि वो मालिक से संपर्क करे और उसके अनुदेश के अनुसार
कार्य करे। जैसे कि अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आ गई तो उसका पहला कार्य क्या है कि वो अपने मालिक से संपर्क करे और उसका अनुदेश प्राप्त करने के लिए सारी उपयुक्त तत्परता बरते, और फिर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है तब जाके वो अपना दिमाग लगा सकता है, लेकिन पहले उसका कर्तव्य क्या है, मालिक से संपर्क करके और उसके अनुदेश के अनुसार कार्य करे। धारा 215 में बताया हुआ है कि मान लो कोई अभिकर्ता है जो कि मालिक की सम्मति के बिना ही कोई कार्य कर ले, या फिर वो सारी तात्विक परिस्थितियाँ जिसका कि उसको ज्ञान है मालिक को बताए बिना कोई भी अभिकरण का कारोबार अपने लिए ही कर ले, और मामले की परिस्थितियों से ऐसा पता चल जाए कि वो जो तात्विक तथ्य है अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छुपाया गया था, तो अब या जो वो अभिकर्ता ने व्यवहार किया वो मालिक के लिए अहित करे, तो वो मालिक क्या कर सकता है, उस व्यवहार को नकार सकता है। जैसे कि कोई काम है जो कि अभिकर्ता ने अपने ही मन से कर लिया मालिक की सम्मति के बिना, या फिर ऐसा कुछ कर दिया जिसकी तात्विक जो परिस्थितियाँ थी उसका ज्ञान मालिक को पूरी तरह से नहीं करवाया, और मामले की परिस्थितियों से ऐसा पता चल जाता है कि ये सब काम उसने बेईमानी से मालिक से छुपाया था, तो जो काम उसने किया है उसको मालिक नकार सकता है। ये मालिक का एक अधिकार हो गया। तो जैसे इलस्ट्रेशन बताया हुआ है कि क अपनी संपदा को बेचने के लिए क को अपॉइंट करता है, तो क क्या करता है, ग के नाम से उस संपदा को खरीदता है, लेकिन वो खरीदी उसने खुद के लिए ही है। तो अब क क्या कर सकता है, इस विक्रय को नकार सकता है यदि ये दर्शित हो जाए कि क ने जो ये तथ्य ये छुपाया ना, वो जानबूझकर बेईमानी से छुपाया, या फिर वो जो विक्रय उसने किया ना अपने आप को ही, वो क के लिए अहितकर हो जाए। मतलब कि ख जो खुद अपने लिए वो संपत्ति खरीद रहा है ना, उससे क को कोई लॉस होता हो, या फिर क ने बेईमानी से अपने लिए उस चीज़ को खरीदा है, तब जाके वो क जो है उस विक्रय को नकार सकता है। ऐसे ही क जो है एक संपदा बेचने के लिए ख को निर्देश देता है, तो अब ख बेचने से पूर्व संपदा को देखने से ही जान जाता है कि संपदा के में क्या है, खान है। अब क को ये ज्ञात नहीं है कि उसके नीचे खान है, तो अब ख को सूचित करता है कि वो संपदा खरीदना चाहता है खुद से, और लेकिन ये जो खान वाली बात है ना उसको छुपाता है। अब क जो है ख को बेच देता है वो संपदा, लेकिन अब क को बाद में ये पता चलता है कि ख संपदा खरीदने के समय खान के बारे में जानता था, तो अब क के पास ये ऑप्शन है, या तो वो इस विक्रय को निराकृत कर दे या फिर अंगीकृत कर दे, मतलब कि उसके विकल्प पे वो शून्य करनी हो गया ये करार। धारा 216 बताती है कि मतलब कि मान लो कि अभिकर्ता जो है मालिक को बताए बिना उसके कारोबार को उसके नाम से करने की बजाय अपने खुद के नाम से करने लग जाए, और तो मालिक का एक अधिकार है कि वो अभिकर्ता से उस फायदे का जो उस संव्यवहार से उसको हुआ है अभिप्राप्त कर ले। मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का अधिकार है जो कि अभिकर्ता को संव्यवहार से हुआ है। जैसे कि क ने अपने लिए एक घर खरीदने के लिए ख को निर्देश दिया। अब क को क्या क से ख कहता है कि वो घर तो नहीं बिक सकता है, और बाद में उस घर को वो खुद खरीद लेता है। तो अब क ये जांचने के बाद कि ख ने वो घर खरीद लिया है, क उस घर को उस कीमत पर जो ख ने दी है बेचने के लिए उसको विवश कर सकता है। अब धारा 217 में अभिकर्ता का राइट टू रिटेंशन है, मतलब कि अभिकर्ता ने अगर अभिकरण के कारोबार में मालिक के लिए कोई धन प्राप्त कर रखा है, उसकी ओर से उसने धन प्राप्त कर लिया है, तो कारोबार के संचालन में उसने अगर कोई भी अग्रिम मालिक को दे रखा था, या फिर उसने कोई भी खर्चा जो कि उचित रूप से उपगत किया है कारोबार में, या फिर उसका पारिश्रमिक जो है उसके भुगतान के लिए उस धन को जो है प्रतिधारण कर सकता है, मतलब इसको रिटेन कर सकता है जब तक कि उसके इन खर्चों का और पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो जाता। तो धारा 218 में उसका कर्तव्य बताया हुआ है कि उसको जो भी धन भुगतान किया जाना है, जैसे कि पारिश्रमिक उसके खर्चे वगैरह सब काटने के बाद में उसके पास मालिक के जो भी राशि उसके पास पड़ी है उसका संदाय करने के लिए वो आबद्ध है, जो उसने मालिक की ओर से प्राप्त की है। धारा 219 में बताया हुआ है कि पारिश्रमिक जो है वो कब शोध्य हो जाता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है विशेष संविदा के अभाव में अभिकर्ता का जो पारिश्रमिक है तब तक शोध्य नहीं हो जाता जब तक कि कार्य जो उसको दिया हुआ था वो पूरा नहीं हो जाता है, फिर किसी माल को बेचने के लिए कोई संविदा थी तो उस माल को बेचकर अगर उसने कुछ धनराशि प्राप्त कर रखी है तो धनराशि को तब तक रख सकता है जब मतलब कि पूरा उसका अगर विक्रय नहीं भी हुआ है तो भी उस धनराशि को अपने पास रख सकता है जब तक इसका पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो जाता। तो 219 बस ये बताता है कि कोई भी पारिश्रमिक जो है अभिकर्ता को कब कहा जाएगा कि इस टाइम पे हाँ इसका पारिश्रमिक शोध्य हो गया, जब उसको अगर कोई काम दिया हुआ था वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता ना तब तक उसका पारिश्रमिक शोध्य नहीं होता है, मतलब कि वो उस पारिश्रमिक को पाने का हकदार नहीं होता है। लेकिन ये बात जो है उसके प्रतिधारण करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, मतलब कि अगर उस किसी माल को बेचकर या फिर किसी भी तरीके से उसके पास अगर मालिक का कोई धन है अपने पास पड़ा है तो उसको वो तब तक प्रतिधृत करके रख सकता है, भले ही उसका जो काम दिया हुआ था वो पूरा ना हुआ हो और जो सारा माल विक्रय के लिए था वो बिका ना भी हो, तो भी उसका जो ये अधिकार है ना कि उसको 217 में मिला हुआ है मालिक की धनराशि को प्रतिधृत करने का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 220 में बताया हुआ है कि मान लो कि अभिकर्ता ने उस कारोबार में कोई अवचार कर दिया है, मतलब कि कोई गड़बड़ी कर दी, तो अब उस कारोबार के उस भाग के लिए जिसमें उसने अवचार किया है उस भाग के लिए वो पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, उस पोर्शन के लिए पारिश्रमिक की डिमांड नहीं कर पाएगा। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में है घर से 1 लाख रुपये वसूलने एक एजेंट को और उस वसूल को अच्छी प्रतिभूतियों में लगाना है, मतलब इसको इन्वेस्ट करना है कहीं, तो अब क्या करता है 1 लाख रुपये वसूल तो कर लेता है लेकिन 90,000 को तो अच्छी प्रतिभूतियों में लगाता है और 10,000 को ऐसी प्रतिभूतियों में लगा देता है जो बुरी होती है और उससे उसको लॉस होता है। तो अब 20,000 रुपये की जो हानि हुई है ना, 20 के 2,000 रुपये की जो 90,000 रुपये का तो उसको पारिश्रमिक मिलेगा, लेकिन 2,000 रुपये का जो उसको लॉस हो गया उसके लिए उसको प्रतिपूर्ति करनी होगी, पारिश्रमिक उसको नहीं मिलेगा 2,000 रुपये के लिए, उल्टा 2,000 रुपये का जो लॉस हो गया उसकी प्रतिपूर्ति भी उसको करनी पड़ेगी। तो वैसे 1,000 रुपये वसूल करने के लिए ख का नियुक्त करता है, ख क्या करता है अवतार करता है, जिससे धन वसूल नहीं हो पाता, तो अब ख क्या से पारिश्रमिक की डिमांड कर सकता है क्या? 1,000 रुपये वसूल करने के लिए जो मेरे को काम पे रखा था उसकी पारिश्रमिक दे दो, तो पारिश्रमिक की तो डिमांड नहीं कर पाएगा और साथ में 1,000 रुपये का जो उसको लॉस हो गया ना उसकी मिसकंडक्ट की वजह से उसका भी उसको प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। अब जैसे धारा 217 में मालिक के धन पे धारणाधिकार था ना, वैसे ही मालिक की संपत्ति कागज पत्रों या फिर अन्य संपत्ति पर भी अभिकर्ता का धारणाधिकार हो जाता है। तत्प्रति कुछ संविदा अगर नहीं की हुई है तब ऐसा हक अभिकर्ता को होता है कि मालिक का जो भी कागज पत्र अन्य संपत्ति या जंगम या स्थावर किसी भी तरह की जो संपत्ति है उस पर वो प्रतिधारण रख सकता है जब तक कि तत्संबंधी मतलब कि इन कागज पत्रों और संपत्तियों से संबंधित ही उसका कमीशन संवितरण या उसके संबंध में जो भी उसने सेवाएं की है उसके लिए उसको जो शोध्य रकम है उसको देनी दी जाती, या तो उसका जो लेखा संविदा दिया जाता, मतलब कि कोई इन सब चीज़ों के भुगतान के लिए कोई आश्वासन नहीं दे दिया जाता मालिक की ओर से कि हाँ इसका भुगतान से हो जाएगा, कोई अरेंजमेंट नहीं कर दिया जाता जब तक वो इन सब चीज़ों के ऊपर धारणाधिकार रखता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित ही होना चाहिए, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसका कोई बकाया हो या फिर कोई डैमेजेस वगैरह उसके लिए वो इन पे धारणाधिकार नहीं रख सकता। इन संपत्तियों से संबंधित उसने कोई काम किया है उसका कोई कमीशन बनता है उसकी जो रकम है उसके लिए वो इनको रोक के रख सकता है, इसी को कहते हैं राइट टू पर्टिकुलर लीन, तो कि विशिष्ट धारणाधिकार।